हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज से इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया गया जो प्रश्न बैंक है क्लास 12 के लिए रसायन विज्ञान का, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो समय को व्यर्थ किए बगैर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पार्ट ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है वो HCl है, दूसरा HF, तीसरा CH4 और चौथा CHCl3। तो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो पहले में फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन दे रखा है। दूसरे में भी देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कुछ नहीं है। इसमें क्लोरीन है लेकिन फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। इसमें देखो HF में क्या उपस्थित है? फ्लोरीन। और हाइड्रोजन बंध बनने के लिए आवश्यक शर्त होती है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, BCC काय केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या बताइए। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था SCC, BCC और FCC। याद रखने का तरीका बताया था 1 2 का 4, है ना। तो SCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 1, BCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 2 और FCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 4। तो यहाँ पर BCC में पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो याद कर लीजिएगा, जो आयरन पाइराइट होता है यानी FeS2, है ना, इसको क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। FeS2 को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। और इसका उपयोग प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, FeS2 आयरन पाइराइट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की संख्या n होती है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? n होती है। यदि किसी निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की संख्या n हो तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होती है? n, और इसकी 2 गुनी क्या होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो बताओ, प्रत्येक गोले के लिए, है ना, अपन ने मान लिया गोले की संख्या n है। तो बताओ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ पूछे तो n बतानी है और चतुष्फलकीय पूछे तो कितनी बतानी है? 2n। तो बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? C यानी 2n से हो जाएगा। यदि आपसे वो पूछता अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तो आंसर हो जाता n। पूछ रहा है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तो आंसर हो जाएगा 2n। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर। तो याद कर लीजिएगा, जो धात्विक चालक होते हैं उनकी तो चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? कम होती है। और अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। मैंने आपको बताया था परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन। परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। लेकिन जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो याद कर लीजिएगा, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है। यदि हम बात करें चालकों की, तो चालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक चालक, एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। यदि हम इनकी बात करें तो देखो, याद कर लेना, धात्विक चालकों की तो चालकता ताप बढ़ाने पर कम होती है और विद्युत अपघटनी चालकों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है अर्धचालकों के बारे में, तो याद कर लीजिएगा, अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, पहला ऑप्शन दे रखा है NaCl, दूसरा दे रखा है ZnS, तीसरा दे रखा है कागज और चौथा दे रखा है धातु, कॉपर धातु। तो देखिएगा, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनकी ज्यामिति निश्चित हो, और
अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। तो NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है, ZnS एक क्रिस्टलीय ठोस है, कॉपर धातु भी एक क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कागज कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय। तो सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। और मैंने एक सारणी आपको वीडियो में बनाकर बताई थी और आपकी बुक में भी बनी हुई है। तो देखो NaCl एक आयनिक ठोस है, कैसा ठोस है? आयनिक। ZnS एक आयनिक ठोस है, कॉपर धातु एक धात्विक ठोस है, जबकि कागज जो है ना वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, HCP फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका में संकुलन दक्षता कितनी होती है? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका नाम होता है षटकोणीय घनीय निबिड़ संकुलन। ये फलक नहीं है, फलक FCC के लिए होता है, HCP के लिए आपसे पूछा है। तो वैसे FCC और HCP दोनों की, है ना, दोनों की संकुलन दक्षता 74% ही होती है। तो यहाँ पर अगर CCP या FCC लिखा हुआ होता तो भी 74 होती, और HCP तो भी क्या होगी? 74। HCP का पूरा नाम होता है षटकोणीय घनीय निबिड़ संकुलन। ये जो फलक शब्द है ये FCC या CCP के लिए अपन काम में लेते हैं। FCC के लिए लेते हैं, जिसका दूसरा नाम CCP भी होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे अर्धचालक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। ऐसा अर्धचालक जिसका उपयोग संकेतों को तुरंत पहचान करने में होता है, मतलब संकेतों की पहचान करने में किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, आपकी बुक में दे रखा है गैलियम आर्सेनाइड। क्या नाम है इसका? गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। क्या नाम है? GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। तो आंसर हो जाएगा डी। तो एक बार वापस बता देता हूँ, गैलियम आर्सेनाइड होता है जो संकेतों की पहचान करने में क्या होता है? उपयोग में होता है। गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, और नंबर 4 सहसंयोजक ठोस। अब जो अगला क्वेश्चन है वो सहसंयोजी ठोस का है। सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है, सहसंयोजी ठोस का क्या पूछ रहा है आपसे? ये उदाहरण पूछ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कांच। कांच तो एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना। रबड़, कांच, प्लास्टिक, कागज, ये सब क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है हीरा, तो बिल्कुल हीरा जो होता है वो एक सहसंयोजक ठोस होता है। रबड़ जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है ना। और NaCl कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है। NaCl कैसा ठोस है? आयनिक। NaCl कैसा ठोस है? आयनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीरा। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टल जालक या ब्रेवे जालक। क्रिस्टल जालक का दूसरा नाम है ब्रेवे जालक। कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, क्रिस्टल जालक या ब्रेवे जालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल तंत्र पूछे तो 7 प्रकार के, है ना। क्रिस्टल तंत्र पूछे तो 7 प्रकार के, क्रिस्टल जालक या ब्रेवे जालक पूछे तो कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त है। तो देखिएगा, विलयन 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, जो राउल्ट के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं, जिनके लिए डेल्टा H 0 होता है, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है। डेल्टा V कितना होता है? 0। आयतन में भी परिवर्तन कितना होता है? 0। और राउल्ट के नियम का भी क्या करते हैं? पालन। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एक होते हैं अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। वापिस से 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले।
विलयन। तो ये मैंने सब कुछ आपको वीडियो में पढ़ा रखा है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर क्या हो जाएगा डी। तो आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त है डेल्टा H मिश्रण 0 होता है, डेल्टा V मिश्रण 0 होता है और राउल्ट के नियम की क्या करते हैं पालना। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिएगा एक बार मैं बता देता हूँ, यदि आपको धनात्मक विचलन के लिए पूछे तो डेल्टा H धनात्मक होगा, डेल्टा H क्या होगा धनात्मक, डेल्टा H धनात्मक। और अगर ऋणात्मक विचलन के लिए पूछे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, डेल्टा V धनात्मक विचलन के लिए धनात्मक, ऋणात्मक विचलन के लिए ऋणात्मक, है ना। और एक और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रेक्षित वाष्प दाब, धनात्मक विचलन में प्रेक्षित वाष्प दाब गणना द्वारा वाष्प दाब से क्या होता है ज़्यादा, और यहाँ पे गणना वाला वाष्प दाब ज़्यादा होता है, प्रेक्षित क्या होता है कम। और एक वो आकर्षण बल वाला बताया था मैंने आपको कि जो धनात्मक विचलन होता है वहाँ पे विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल कम लगता है, किसकी तुलना में, विलेय विलेय और विलायक विलायक की तुलना में। और जो ऋणात्मक विचलन होता है वहाँ विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक लगता है, किसकी तुलना में, विलेय विलेय विलायक विलायक की तुलना में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। जब किसी विलायक में कोई विलेय, यहाँ पर ये शायद इन्होंने मिस्टेक कर दी लिखने में, अवाष्पशील होता तो अच्छा रहता। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब कम होने के कारण क्वथनांक में हो जाती है वृद्धि, तो क्वथनांक बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और हिमांक में क्या आती है, कमी आती है, उसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो यहाँ पर देखो क्वथनांक में कमी होती है, नहीं, गलत आंसर है। क्वथनांक में वृद्धि होती है, बिल्कुल। क्वथनांक तो बढ़ेगा, है ना, याद रखिएगा। जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब तो कम होता है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक क्या होता है, कम। यानी वाष्प दाब और हिमांक में तो आती है कमी और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा एक नियम गैस की द्रव में विलेयता के मध्य संबंध बताता है। पहला ऑप्शन दे रखा है वान ऑफ नियम, ये परासरण दाब से संबंधित नियम है। राउल्ट का नियम, ये विलयन के वाष्प दाब से संबंधित नियम है। हेनरी नियम, बिल्कुल, ये हेनरी का जो नियम है वो गैस की द्रव में विलेयता के संबंध को बताता है। हेनरी का नियम मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में, किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में एक निश्चित ताप पर घुलने वाली गैस की जो मात्रा होती है वो गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती। घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती। और ये नियम कौन सा है, हेनरी का नियम है। इसका सूत्र भी मैंने आपको बताया था, P बराबर KHX, P बराबर KHX। इसको आप डिटेल में एक बार विलयन वाला पार्ट पढ़ो तब उसको वापस से देख लेना यदि आपको याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण अणुसंख्यक गुण नहीं है। तो बिल्कुल देखिएगा, अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 वाष्प दाब में अवनमन या अपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन, नंबर 3 हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। तो हिमांक अवनमन तो बिल्कुल अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक उन्नयन भी है। और अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है वाष्प दाब अवनमन, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा हिमांक। हिमांक जो है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा द्रव राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो देखो, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने का मतलब है कि विलेय और विलायक के कणों के मध्य, विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जल और HCl है पहला ऑप्शन। तो यहाँ पर जल और HCl जो होता है उनमें, जल और HCl में आकर्षण बल तुलनात्मक रूप से अधिक लगता है। बेंजीन क्लोरोफॉर्म में भी विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। जल और HNO3 में भी विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। किसकी तुलना में, विलेय विलेय विलायक विलायक की तुलना में। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बेंजीन प्लस मेथेनॉल। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेंजीन प्लस मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 16।
दो द्रवों का विलयन जो संगठन में परिवर्तन के बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी। तो देखिएगा यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको संतृप्त विलयन की परिभाषा बता देता हूँ। संतृप्त विलयन क्या होता है? एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोलना संभव नहीं होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 1 लीटर पानी है, किसी पात्र में 1 लीटर क्या है? पानी H2O। ठीक है, अब आपने इसमें चीनी घोलना शुरू की, घोलते गए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसमें चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो अब जो विलयन बना उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जबकि तापमान का मान आपको कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। जैसे तापमान मान लिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में यदि आप विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोल देते हो तो प्राप्त होने वाले विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। यानी हम कह सकते हैं इसमें और अधिक विलय घोलना संभव नहीं होता, यानी ये संतृप्त हो चुका है। आदर्श विलयन क्या होता है? वह विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करता है सभी ताप एवं सांद्रताओं पर। सभी ताप व सांद्रताओं पर यदि कोई विलयन राउल्ट के नियम की पालना करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। तीसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन संतृप्त विलयन के पूर्व की अवस्था होती है, यानी एक निश्चित ताप पर एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोलनी संभव हो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा भी घोली जा सकती है, इसका मतलब वो संतृप्त नहीं हुआ है। और स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? कुछ ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन क्या होता है? समान। द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है और जो एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है, ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। तो जब एक ही ताप पर वो उबलेंगे तो बताओ द्रव और वाष्प प्रावस्था में संघटन क्या रहेगा? समान रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन का भार आयतन प्रतिशत कितना होगा? तो देखो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज W/V निकालने का तरीका होता है ग्राम में मात्रा किसकी? विलय की। ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन किस में? ml में, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 100 से। तो बताओ ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 25, और विलयन का आयतन कितना है? 250। गुणा किससे कर दो? 100 से। तो ये कट जाएगा 10 से और ये कट जाएगा 10 से, तो बताओ आंसर आ जाएगा 10%। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये सूत्र होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे आपने जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। किसी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, के लिए साम्य स्थिरांक यानी KEQ, ई सेल और डेल्टा जी के मान क्रमशः होंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। डेल्टा जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या होता है? नेगेटिव। और एक सूत्र अपन पढ़ते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल। तो अगर बताओ ये चीज़ अगर नेगेटिव होगी यानी इसके आप माइनस लगाओगे तो इधर भी माइनस लग जाएगा और इधर माइनस लगेगा तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो बताओ ई सेल क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना। तो किसी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, ई सेल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ई सेल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो साम्य स्थिरांक है ना KEQ, उसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। तो बताओ पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें साम्य स्थिरांक का मान 1 से कम दे रखा है। इसमें वैसे 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, ए बे द से, तो गायब ही कर दिया। तो आप इसको ध्यान रखना कि स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ई सेल पॉजिटिव होता है और KEQ का मान हमेशा 1 से क्या होता है? ज़्यादा। KEQ का मतलब है साम्य स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा।
Zn+2/Zn ई नॉट 0.76 वोल्ट तथा कॉपर +2 कॉपर ई नॉट 0.34 वोल्ट से बने एक गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि ईएमएफ या ई सेल का जो सूत्र होता है वो होता है ई सेल इजिकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और इस सूत्र में मान हमेशा किसके रखे जाते हैं? मानक अपचयन विभव की। इस सूत्र में मान हमेशा किसके रखे जाते हैं? मानक अपचयन विभव की। अब देखो एक तो जिंक +2 जिंक है और एक कॉपर +2 कॉपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताओ जिंक ऊपर आता है कि कॉपर? जिंक ऊपर आता है और कॉपर कहाँ आता है? नीचे। तो जो ऊपर आता है वो एनोड होगा और जो नीचे आता है वो क्या होगा? कैथोड, है ना। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये कॉपर जो है वो तो कैथोड है और जिंक जो है वो क्या है? एनोड है। ठीक है। अब देखिएगा ये जो अपने पास सूत्र है ना, इसमें मान हमेशा किसके रखे जाते हैं? मानक अपचयन विभव के। अब आपको जो कॉपर का जो मान दे रखा है वो तो मानक अपचयन विभव का ही दे रखा है, लेकिन जिंक का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है जिंक +2 जिंक दे रखा है। एक मिनट रुकिएगा, वापस से बताता हूँ। देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है। अब कैथोड का मानक अपचयन विभव आपको कितना दे रखा है? मानक अपचयन विभव ही दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो 0.34 माइनस एनोड ये हो गया, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है और इसका मानक अपचयन विभव आपको दे रखा है 0.76 वोल्ट। 0.76 वोल्ट, 76 वोल्ट। ये मुझे लग रहा है गलत दे दिया इन्होंने। जिंक +2 जिंक का जो मानक अपचयन विभव होता है वो माइनस 0.76 वोल्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, इन्होंने गलती कर दी, यहाँ पे माइनस आएगा। जिंक +2 जिंक का मानक अपचयन विभव कितना होता है? ये अगर ऐसे लिखा हुआ रहता ना तब तो ये बात सही थी, ऐसे लिखा हुआ रहता तब तो ये मानक ऑक्सीकरण विभव आपको दिया रहता। अब इन्होंने लिख दिया जिंक +2 जिंक, यानी ये देखो जिंक से जिंक +2 बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था। और ऑक्सीकरण अगर हो रहा है तो ये मानक ऑक्सीकरण विभव हो गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने माइनस नहीं लगाया, जबकि लिख दिया जिंक +2 जिंक, यानी मानक अपचयन विभव दिया है और दे दिया कितना? +0.76। तो ये इन्होंने गलती कर दी, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये माइनस अगर आएगा तो देखो ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड कितना है? 0.34 माइनस 0.76। सर ये माइनस कहाँ से आ गया? तो ये माइनस लगा हुआ है इसके, है ना। जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस 0.76 वोल्ट ही होता है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1.10 वोल्ट, है ना। प्लस में आएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? से। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये मैंने आपको बताया है ना। स्टैंडर्ड माना गया है कितना? 0 वोल्ट। विद्युत रासायनिक श्रेणी में भी आया था ये, और मैंने आपको जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था तब भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो सेल स्थिरांक होता है L/A, है ना। और L की इकाई होती है सेंटीमीटर और A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से, है ना। L/A, L की इकाई सेंटीमीटर और A की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एनोड ऋणावेशित होता है, एनोड ऋणावेशित होता है, बिल्कुल सही बात है। एनोड ऋणावेशित ही होता है। एनोड कैसा होता है? ऋणावेशित। याद कर लीजिएगा, वैसे बता रखा है, ये मैंने आपको बताया था, ANOL, है ना। एनोड नेगेटिव होता है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और वो किधर होता है? लेफ्ट में होता है। तो एनोड ऋणावेशित होता है। कैथोड धनावेशित होता है, बिल्कुल सही बात है। एनोड अगर ऋणावेशित है, नेगेटिव है, AN, है ना, एनोड नेगेटिव होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो लेफ्ट में होता है, बाईं ओर होता है। कैथोड धनावेशित होता है, तो एनोड ऋणावेशित है तो कैथोड धनावेशित होगा। एनोड पर अपचयन होता है, नहीं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो कथन कौन सा गलत हो गया? से। कैथोड पर अपचयन होता है, बिल्कुल। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? से। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया
प्लस एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ms के लिए नेक्स्ट समीकरण क्या होगी? तो बच्चों देखो नेक्स्ट समीकरण क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln इज इक्वल टू होता है log E, है ना, ln को log E भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF log नहीं, log लिखो तो log E लिखना है, और log E नहीं लिखो तो क्या लिखना है, ln लिखना है। तो ln प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गई मेरी बात आपको? ये नेक्स्ट समीकरण होती है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सांद्रता, है ना। तो ये समीकरण होती है, वापस से लिखता हूँ देखो, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जो आपको अभिक्रिया दे रखी है ना, उसमें प्रोडक्ट बताओ क्या है, M है और सॉलिड है, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी होती है, 1, है ना। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 हो गई, और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम मान लेंगे M प्लस N, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब देखो ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन दे रखा है E इज इक्वल टू ई नॉट RT NF, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस RT अपॉन NF ln, है ना, यहाँ पे ln है, ये ln आएगा यहाँ पर। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln P अपॉन R, है ना, ln में लगाना भूल गया, लगा लेना आप ln। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन n, नहीं, तो यहाँ पर तो ये प्लस का निशान दे रखा है, जबकि होता है किसका है, माइनस का होता है। तीसरा ऑप्शन है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस RT, इसमें NF नहीं है, तो तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। अब चौथा देखो, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस RT अपॉन NF ln, और m प्लस n को ये ऊपर लेके चला गया, तो बिल्कुल अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये निशान किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। यदि हम अंश बट्टा हर, यानी हर वाली संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो log का जो निशान होता है, ये जो निशान होता है माइनस का, ये किस में हो जाता है, प्लस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, लोहे पर जंग लगने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो लोहे पर जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि उसके ऊपर जिंक धातु की क्या चढ़ा दो, परत चढ़ा दो। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनीकरण, है ना। सर जिंक धातु की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जिंक धातु की जो क्रियाशीलता होती है ना, वो लोहे से क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस कारण से जब भी लोहे पर जिंक धातु की परत आप चढ़ा दोगे तो जिंक क्या करेगा, लोहे की सुरक्षा करेगा, खुद संक्षारित होता रहेगा लेकिन लोहे को बचा लेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से, ये नियम नहीं है, निम्न में से निर्भर करता है। तो मैंने आपको बताया था जो वेग स्थिरांक होता है वो ताप पर निर्भर करता है ना। वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी अभिक्रिया के लिए यदि वेग स्थिरांक का मान, किसी अभिक्रिया के लिए यदि तापमान का मान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो उस अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ताप, अभिक्रिया के ताप पर। अगला क्वेश्चन देखो, H2 प्लस Cl2 से 2HCl अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? H2 प्लस Cl2 से 2HCl। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर वो प्रकाश लिखना भूल गया। क्या लिखना भूल गया, प्रकाश, है ना। ये पेपर जिन्होंने भी बनाया वो यहाँ पर प्रकाश या यूवी लाइट इनको लिख के देना चाहिए था। यदि प्रकाश या यूवी लाइट दे रखी है तब तो इसकी कोटि हो जाएगी 0, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में या यूवी लाइट की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया होती है उसकी कोटि कितनी होती है, 0। और अगर मान लो यहाँ पर प्रकाश या यूवी लाइट नहीं दे रखी है तो फिर ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा, क्योंकि हम किसी अभिक्रिया को देख करके उसकी कोटि बता ही नहीं सकते। सर यूवी लाइट, हाँ कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे यूवी लाइट है, उत्प्रेरक है, जैसे रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की होती है ना। तो सामान्यतया हम किसी अभिक्रिया की कोटि
देख करके नहीं बता सकते जब तक कि हमारे पास में उसकी कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो। तो वो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो यूवी लाइट देगा आपको, और यूवी लाइट दे तो आपको आंसर क्या लगाना है, 0। अब मान लो वो पूछ ही ले, उसमें यूवी लाइट भी नहीं लिखा हुआ और एग्जाम में आ गया, तो मैं आंसर तो लगाना होगा। तो फिर हम इसकी कोटि कितनी बताएंगे, 2 बता देंगे, ठीक है। तो वैसे इसमें आपको प्रकाश दिया हुआ आएगा, और प्रकाश दिया हुआ है तो आपको 0 करना है, और प्रकाश दिया हुआ नहीं आए तो ये प्रश्न गलत होगा। फिर भी अगर आंसर लगाना है तो फिर क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई बताइए। तो देखो के की इकाई निकालने का सूत्र बताया था, मोल 1 - n, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, है ना। अब बताओ प्रथम कोटि के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो मोल 1 - 1, लीटर 1 - 1 सेकेंड -1, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो आंसर हो जाएगा इसका द। निम्नलिखित अभिक्रिया कोटि व अणु संख्यता बताइए। 2N2O5 से 4NO2 + O2। अब आपको देखो इसके अंदर है ना, ये देखो ये आपको इसने दर नियम दिया है ना। ये तरीका सही है क्वेश्चन पूछने का, दर नियम दे रखा है, इसका अपन कोटि बता सकते हैं। और दर नियम में बताओ N2O5 की सांद्रता की घात कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब कोटि इसकी 1 होगी। कोटि कितनी होगी, 1। और इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। तो यह एक जटिल अभिक्रिया है, और जटिल अभिक्रिया की आणविकता बताने के लिए उसका जो धीमा पद होता है उसकी हम सहायता लेते हैं। तो इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है ना, उसका जो धीमा पद होता है उसमें 2 अणु भाग लेते हैं। तो बताओ इसकी अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, 2। वैसे जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता अर्थहीन मानी गई है, लेकिन फिर भी बतानी हो तो मैंने आपको बताया था जो धीमा पद होता है उसको हम काम में लेते हुए इसकी अणु संख्यता बताएंगे। तो कोटि इसकी हो जाएगी 1, और अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन गलत है। आप तो बस याद कर लीजिएगा, इस अभिक्रिया कोटि पूछे तो कोटि हो जाएगी इसकी 1, और अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अभिक्रिया x + y उत्पाद के लिए वेग बराबर है k x की पावर a y की पावर b, x की पावर a y की पावर b। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी, तो सांद्रताओं की घातों का योग कोटि होती है। सांद्रताओं की घातों का योग, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रताओं की घातों का योग क्या होती है, कोटि होती है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, a + b यानी से। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 30। अभिक्रिया क्रियाकारक R से P में उत्पाद में एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। R से P बन रहा है, और ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होने का मतलब हम इसका वेग समीकरण लिखेंगे, वेग बराबर k R की पावर 2। यदि R की सांद्रता को कितने गुना कर रहा है, 1 मिनट, R की सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाए। देखो वेग बराबर k, अभिकारक की सांद्रता R मान ली, स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि दूसरी कोटि की अभिक्रिया दे रखी है। अब ये कह रहा है कि R की सांद्रता को 4 गुना कर दें, तो इसको मान लिया वेग 1, है ना। अब वेग 2 क्या हो जाएगा, k R की सांद्रता को कितने गुना कर दिया, 4 गुना, तो 4R का स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है बताओ। R की सांद्रता को 4 गुना कर दिया, तो पहले R थी, इसको समीकरण 1 मान लिया, अब R की जगह 4R कर दिया, इसको समीकरण क्या मान ली, 2। अब आपको इसमें भाग देना है ना। तो वेग 1 बटा वेग 2, तो k से k कट गया, और ये 4R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसका मतलब वेग 1 बटा वेग 2 आ गया 1/16, है ना। देख लो ध्यान से, वेग 1 बटा वेग 2 आ गया 1/16। तो बताओ वेग 2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणा वेग 1, यानी कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द। तो ये 30 प्रश्न मैंने आपको आज की इस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं, है ना। तो आप इन 30 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन अगले वीडियो में लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि आपने पूरा प्रश्न बैंक सॉल्व कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में से 90 नंबर से ऊपर लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।
हैव ए नाइस डे।